हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टैग वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप दिसंबर का सीटेट देने वाले हैं या फिर फ्यूचर में कभी भी आप सीटेट का एग्जाम दीजिए ना, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं। देखिए, स्पेशली जो वर्ड्स हैं आपको ऑप्शन में नजर आएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में पॉजिटिव वाले वर्ड्स नजर आते हैं तो वो आपका आंसर हो जाते हैं। अगर निगेटिव वर्ड्स नजर आ रहे हैं तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो ना, क्योंकि हमेशा आंसर सही जरूरी नहीं है कि आपको आंसर करेक्ट आ रहा हो ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें निगेटिव चीजें पता होती हैं तो उसको हटा करके हम पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी, ये तरीका भी आपका बेहतर होता है ना, और आपको ये इस्तेमाल भी करना चाहिए एग्जाम में। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे टैग वर्ड्स हैं जिनके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आराम से फिर आप इसको पढ़िए जरूर। और अभी तो मुझे लगता है काफी कुछ आपका कोर्स भी कवर अप हो गया होगा, है ना। और नहीं हुआ है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में हैं तो सीटेट में जो भी सीडीपी आती है आपकी पेपर 1 या पेपर 2 में, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है। कुछ क्लासेस बची हैं, वो भी मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और बात करेंगे निगेटिव टैग वर्ड्स की पहले। और मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी ना कि किस वर्ड का मतलब क्या है ना, आखिर वो ऑप्शन कहना क्या चाहता है। पहली वर्ड लिखा हुआ है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखिए, जब भी आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने पे फोकस करते हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए दीजिए ना, लिखने के लिए दीजिए, तो ये चीज़ें कभी भी बेहतर नहीं मानी जाती हैं। ये निगेटिव वर्ड में आपका आता है। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो देखिए दो चीज़ें होती है, क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड होता है ना। तो जब भी क्लोज एंडेड आपको ऑप्शन में नजर आएगा वो कभी भी ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होंगे जिनके आंसर हो सकता है सिर्फ आपको बच्चे को यस या नो में करना हो, यानी कि काफी लिमिटेड होता है। ठीक है, इवन सिर्फ एक शब्द में कह सकते हो, लिमिटेड भी कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि आंसर सिर्फ एक वर्ड का होता है। मैंने मान लीजिए बच्चों से पूछा गया कि आपने खाना खाया, तो उसने खाया होगा तो यस बोल देगा, नहीं खाया होगा तो नहीं बोल देगा। ठीक है, और इससे पूछ लिया गया कि भारत की राजधानी क्या है, तो तुरंत आंसर बता देगा दिल्ली। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि एक वर्ड में आपको आंसर करने होते हैं ना, वो कभी भी बेहतर नहीं होते हैं, और वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ओपन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। डिस्करेज, यानी कि बच्चों को हतोत्साहित करना। डिस्करेज का मतलब क्या है, हतोत्साहित करना। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना उनको आप कभी भी डिस्करेज नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से लेकर के ना। मान लीजिए बच्चा बहुत अच्छा नहीं है क्लासरूम में ना, तो आप उसको किसी ना किसी तरीके से, मतलब वीक स्टूडेंट है क्लास का, तो आप उसके मोरल को किसी ना किसी तरीके से इंक्रीज करने की कोशिश करिए, ना कि उसको आप डिक्रीज करिए ना, उसको निगेटिव वर्ड्स बोल करके, है ना, बुरा भला बोल करके। तो उससे क्या होगा, बच्चा और ज्यादा खराब होगा और डिमोटिवेट ही होगा ना। तो अगर ऐसा है, बच्चा वीक है क्लास में, तो आप उसको थोड़ा आगे रखिए, हर ऑप्शन में उसका ही नाम लीजिए ना। मान लीजिए क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई स्टोरी सुना रहे हैं, तो उस बच्चे को आप कनेक्ट कर सकते हो ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा अप करके देखे और आपके साथ इंगेज करना शुरू करे ना। तो वो इस तरीके से बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हैं डिस्करेज करने के बजाय। ठीक है, फंक्शनल फिक्सनेस, तो भाई फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है ना, ये आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी जैसे ऑनलाइन स्टार्ट हुआ फिर ऑफलाइन हुआ ना, तो ये ऑप्शन बहुत ज्यादा नजर आता है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव होता है, यानी कि आप जैसे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं ना, कुछ वैसा ही ये भी होता है कि एक फिक्स रास्ता होगा। मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल कि गेट को ओपन करना है, ओपन करके रखना है, और उसके लिए गेट में लगा हुआ होता है स्टॉपर, राइट। और अगर बच्चे ने स्टॉपर का सहारा नहीं लेकर के, हेल्प ना लेकर के कोई और तरीका ढूंढा ना, कुछ अलग तरीके से उसको रोक के दिखा रहा है, तो मतलब मान के चलिए कि बच्चा कहीं ना कहीं बेहतर सोच पा रहा है ना। तो भाई फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है कि बच्चे को एक रास्ता दिखा दिया गया, बच्चा बस उसी रास्ते पे चल सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ और नहीं सोच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं आप फंक्शनल फिक्सनेस जैसी कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेबलिंग। अब लेबलिंग की बात करेंगे तो भाई मान लीजिए आपके क्लासरूम में 30 बच्चे हैं और सारे बच्चे तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते ही, तो पॉसिबल नहीं है, या फिर सारे बच्चे बिलो नहीं हो सकते ना कि सारे ही बच्चे
अच्छे ना हो। तो कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे मतलब टॉपर कह सकते हैं, क्लासरूम में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो जैसे आजकल देखा होगा स्कूल्स में ना कि बच्चों को उनके लाइक मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें नाम भी दे दिया जाता है ना। कुछ बच्चे बहुत मार्क्स अच्छे ला रहे हैं तो उन्हें टॉपर कह दिया गया, कुछ बच्चे फेल हो गए तो उन्हें फेलियर के नाम से ही बुलाने लग जाते हैं, बच्चे हो या टीचर हो। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है आपको। कभी भी बच्चों को लेबल मत करिए, उनके मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे, उनकी फिजिकल एबिलिटी हो या फिर उनका सोशल एनवायरनमेंट हो, उसके बेसिस पे आप कभी भी बच्चों को लेबल नहीं करना है। एज अ टीचर आपको इस चीज को ध्यान देना होगा। ठीक है, तो बच्चे बेहतर कर पाएंगे, लेबलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, और ये सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में ही नजर आते हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट है ओनली। भाई ओनली वर्ड तो अपने आप में ही आंसर को लिमिट कर देता है ना। जब भी ओनली वर्ड का इस्तेमाल होगा ना, केवल शब्द, तुरंत आप उस ऑप्शन को कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स टू से, जब बच्चे को आप क्या करते हो ना कि लाइक सेपरेट करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करी जाती है ना, समावेशी शिक्षा की, तो वहां पे भाई बच्चों को आप क्या करेंगे, एक साथ लेकर के चलना है, ना कि सेपरेट। अगर बच्चे में थोड़ी सी किसी भी तरीके की दिक्कत है, वो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हो या फिजिकल एबिलिटी से रिलेटेड हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बच्चे को सेपरेट नहीं, इंटीग्रेटेड मैनर में ही पढ़ाएंगे। नॉर्मल क्लासरूम में आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अभिसारी सोच जिसे कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा निगेटिव मान के चल सकते हैं। जो भी बच्चे जिनके पास ये थिंकिंग होती है ना, वो भी लाइक ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते हैं। टीचर ने अगर एक रास्ता दिखा दिया है तो उस पर ही चल के अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा अपना कुछ आंसर खुद का नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड आता है पॉजिटिव में डाइवर्जेंट थिंकिंग ना, और वो क्या है उसके बारे में हम वहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट है रोट लर्निंग और स्टैंडर्डाइजेशन। भाई रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, जिसका विरोध आज के वक्त में हमारी एनसीएफ हो या फिर हमारी एनईपी 2020 हो ना, दोनों ही बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं। बच्चों को आपको रट्टू तोता नहीं बनाना है। ठीक है, बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उन्हें लाइक ऐसा बनाइए, आप रचनावादी तरीके से पढ़ाइए कह सकते हैं ना, कि आप लाइक बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हें चीजें समझ नहीं आ रही है, आपने रटने के लिए कह दिया और बच्चे रट के आ भी जाते हैं ना, डर के माहौल से डर करके कह सकते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब चीजों को आप बिल्कुल फिक्स करके चल रहे हैं। मान लीजिए क्लासरूम आपका इंक्लूसिव क्लासरूम है ना, समावेशी शिक्षा है, और वहां पे आप एकदम स्टैंडर्डाइज्ड होकर के चल रहे हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकृत जिसे कहते हैं। भाई हिंदी में क्या बोलेंगे स्टैंडर्डाइज्ड को? मानकीकृत। देखिए मानकीकृत कभी भी आपको नहीं ना अपने बिहेवियर को रखना है, ना ही अपने पाठ्यक्रम को, करिकुलम को। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई ये चैप्टर बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, और मतलब कि चीजों को एकदम स्टैंडर्डाइज करके नहीं चलेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है जो लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहा हो ना, उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया ना, कुछ भी अगर है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए भाई ना। उसे 10-5 मिनट एग्जामिनेशन में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। अलग जो भी बच्चे अदर बच्चे हैं क्लासरूम के, उनसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं आप उनपे, है ना। और मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे विजुअल प्रॉब्लम हो, उसे प्रॉपर दिखता नहीं है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं कि भाई उसे आप क्लासरूम में आगे बैठा दीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आप क्लासरूम में बच्चों के लिए कर सकते हैं, और ये फ्लैक्सिबल नेचर होता है। तो आपको स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होना है कि मतलब आप बिल्कुल स्टिक हो जाइए कि नहीं सुनाई देता है तो भाई इलाज करवाओ, ये करवाओ, दुनिया भर की चीजें टीचर्स बोल देते हैं, और ना कि उनके लिए कुछ करके बेहतर करना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये चीजें ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये लाइक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। भाई जब भी बच्चा पढ़ाई मान लीजिए कर तो रहा है, ठीक है, कि पढ़ाई में तो वो मन लगा रहा है, लेकिन वो पढ़ाई में मन इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो फर्स्ट आ गया क्लासरूम में तो उसे बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट मिलने वाला है मम्मी पापा से, है ना। इस बार उसको फोन दिला दिया जाएगा, वो इसलिए पढ़ाई कर रहा है।
तो समझ रहे हैं आप, लाइक जब भी, या फिर मान लीजिए कि बच्चे को डर है कि अगर वो फेल हो गया तो घर में अच्छे से पिटाई होने वाली है ना, टीचर भी अच्छे से पिटाई करने वाले हैं, तो इस डर से अगर वो पढ़ रहा है तो भी ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएंगी, ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है इन्हें पे, जहां पे बच्चा जो है किसी ना किसी बाहरी तत्व की वजह से ही लाइक अपने काम को कर रहा होता है ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है उसे हम बात करते हैं पॉजिटिव वाले में। लेक्चर मेथड कभी भी अच्छा नहीं होता है क्लासरूम में। छोटे क्लासरूम में अगर आप जा रहे हो और बस गए ना, आपको बच्चों के मेंटल एबिलिटी से, उनके पूर्व ज्ञान से ना, जो भी उन्होंने पिछली क्लास में सीखा है, फिर किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस आपने अपना टॉपिक उठाया, बच्चों के सामने चिल्लाए आप और चिल्ला करके लाइक पढ़ा करके निकल गए ना, तो ये चीज़ नहीं करनी, कभी भी कारगर नहीं होती, स्पेशली छोटे बच्चों में, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे पैसिव और कंपेयर की बात करेंगे ना, तो पैसिव मतलब निष्क्रिय लर्निंग जिसे कहते हैं ना, और लेक्चर कैसा है वैसा ये छोटे बच्चों के लिए स्पेशली। अगर बड़े बच्चों की हम लाइक पैसिव की बात करेंगे ना, तो भाई यहाँ पे लेक्चर दे करके टीचर चला जाएगा, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, बच्चे पैसिवली बैठे रहेंगे। अगर आप बच्चों को अच्छे से लाइक एक्टिव होकर के पढ़ाना चाहते हो ना, तो बहुत सारे मेथड हैं क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर मेथड पैसिवली मीन्स टू से बच्चा जहाँ पे निष्क्रिय है ना, उसका कोई रोल ही नहीं है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसे नींद आ रही है, टीचर जो भी बोल रहा है, तो इस तरह से चीज़ें आप समझ सकते हो ना। और कंपेयर करना, भाई बच्चों को कभी कंपेयर भी नहीं करना है। कंपेयर कर सकते हैं आप सिर्फ बच्चे का जो प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा होगा, मान लीजिए आपने टेस्ट लिया हो पहले कभी, और उससे आप कह सकते हैं कंपेयर करने के लिए कि भाई अपने खुद के मार्क्स कंपेयर करिए ना कि तब कैसा था और आज कैसा है। हो सकता है इम्प्रूवमेंट हुआ हो सकता है कि बच्चे ने किसी कारण से लाइक बच्चे के मार्क्स कम हो गए हों, तो ये कर सकते हैं। बट एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर कभी मत करिए, कंपैरिजन अच्छा नहीं होता है। अगर ये ऑप्शन में नजर आता है तो बिल्कुल कट कर दिए, ठीक है। और रिजिड यानी कि दृढ़, तो वैसा ही है कुछ स्टैंडर्डाइज्ड जैसा, जहाँ पे चीजें मानकीकृत रखी जाती है ना, कि मतलब रूल बन गया तो बन गया, फिर तो कहते नहीं है कि वो इंक हो गई जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। और वैसा ही कुछ रिजिड नेचर भी होता है टीचर्स का, जहाँ पे चीजें काफी ज्यादा दृढ़ तरीके से देखी जाती हैं बच्चों के लिए, जबकि जरूरत किस चीज की है, फ्लेक्सिबिलिटी की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोराइज मतलब वही रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग से ही कहीं ना कहीं चीजें रिलेट कर जाती है ना, तो सेम वही, इतना समझ के चलिए कि निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब समेटिव इवैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर सेक्शन में नजर आते हैं। और ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्शन के लिए है, ये आपका सीडीपी हो, आपका मैथ्स हो, आपका ईवीएस का सेक्शन हो या लैंग्वेज का, हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हर जगह काम आने वाले हैं। अब समेटिव की बात करते हैं, जैसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं ना, तो ये भी निगेटिव में आता है। अब निगेटिव में क्यों आता है भाई, जो योगात्मक मूल्यांकन होता है ना, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि स्कूल में देखा होगा, बच्चे का हाफ ईयरली एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है, एनुअल एग्जाम लिया जा रहा है, तो वहाँ पे वो एग्जाम्स लेने का पर्पस क्या होता है, ताकि बच्चे का हम रिजल्ट डिक्लेयर कर सकें। उसमें उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट तो हो नहीं पाती है, भाई बच्चे का रिजल्ट दे दिया गया, बच्चा फेल है या पास है, हमें ये क्लियर हो जाता है ना, तो ये चीजें कभी बेहतर नहीं होती है। रिकॉल कहीं ना कहीं मेमोराइजेशन से ही रिलेट करता है। सेग्रीगेशन, अलगाव करके पढ़ाना, वही चीज की मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास में जिसे कुछ फिजिकल या मेंटल किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रखी है ना, तो आप क्या करते हो कि भाई तुम अलग जाकर के पढ़ो, है ना, अलग क्लासरूम तुम्हारे लिए बनाया जाएगा, अलग बच्चों के साथ ही पढ़ोगे, यहाँ नॉर्मल बच्चों को पढ़ने दो ना। तो सेग्रीगेट नहीं करना है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है जो कि चल सकती है प्रॉब्लम्स, लाइक आई मीन प्रॉपर पढ़ सकता है बच्चा एक नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ, तो वो उसके लिए अच्छी बात होती है, ठीक है। और आपको वही करना है, ना कि उनको सेग्रीगेट करके चीजें पढ़ानी है। नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये भी अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। जब जेंडर टॉपिक पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था, कई सारे टर्म्स थे, उनमें से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता की बात करी जाती है, कुछ ऐसे विचार हैं जो काफी पुराने वक्त से चले आ रहे हैं ना, और एज इट इज वैसे ही, जैसे कि मान लीजिए मेल और फीमेल की बात करते हैं ना, जेंडर में भाई दो ही जेंडर होते हैं, मेल फीमेल, और भी जेंडर्स होते हैं, है ना,
पर उनके प्रति लाइक जितने भी जेंडर होते हैं उनके प्रति एक विचार रख के जो दिमाग में चला जाता है कि भाई फीमेल्स होंगी तो उन्हें कहाँ काम करना है, उनके कैसे विचार होने चाहिए, उनके कैसा पहनावा होना चाहिए ना, वो चीज़ें, या फिर मेल होंगे तो उनका पहनावा कैसा होना चाहिए, उन्हें किन कामों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ये हर एक सोच लेकर के लोग चले आ रहे हैं और खैर धीरे धीरे चीज़ें चेंज भी हो रही है ना, और स्कूल में भी काफ़ी अवेयरनेस हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट है टीचर सेंटर। तो भाई बहुत ही गलत है। एक वक्त था जब एजुकेशन हमारी टीचर सेंटर्ड थी, बट आज बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आज स्टूडेंट सेंटर है। सिंपैथी, तो भाई बच्चे के प्रति आपको हीन भाव मतलब वैसा नहीं रखना ना कि बड़ा दुख महसूस कर रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं। बच्चे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना कि आप उसके लिए सिंपैथी फील करें, ठीक है, आप उसके लिए बेहतर करिए, आप लाइक किसी तरीके का भेदभाव न करिए, स्टीरियोटाइपिंग को ना फॉलो करिए। एज ए टीचर आप अपना काम करिए और वो बेहतर होगा बच्चे के लिए, है ना। सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होती है। भाई पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करते हैं ना, तो ये जब भी ऑप्शन में नजर आएंगे आपको, आपका आंसर वही सही होने वाला है, ठीक है। जैसे पहला है इंगेज, बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई। बच्चों को क्या करना है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को आप इंगेज करें अपने साथ, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लेक्चर मेथड ना अपना करके कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहे होंगे ना, जहाँ बच्चे खुद लर्निंग बाय डूइंग कर रहे होते हैं। भाई बच्चे क्या कर रहे होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे खुद चीजें करके सीख रहे होते हैं, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, बच्चों की समझ पे काम करना है, जहां पे बच्चे चीजें क्या कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। जैसे लिखा भी है मैंने, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बच्चे को एक्टिविटीज के थ्रू समझाएंगे, उनका रोल प्ले करवा सकते हैं आप ना, कोई स्टोरी, कहानी, नेचर में आप ले जा करके इनको घुमा सकते हैं। तो इस तरह से चीजें पढ़ाना बेहतर होता है, उनकी समझ भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आउटसाइड द डोर, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ईविस पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा चैप्टर है जो कि जंगली जानवरों से, बर्ड से रिलेटेड है, तो आप क्या करते हैं भाई, क्लासरूम में ही प्रोजेक्टर पे दिखा दे रहे हो आप, लाइक ठीक है, वाइल्ड लाइफ वाला चैनल दिखा दे रहे हो बच्चों को, तो ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्हें खुद से लेकर के जाइए, आप कोई जू हो आपके आसपास, अगर आपको एनिमल्स के थ्रू बच्चों को आप सेंसिटिव बनाना चाहते हो तो आप उन्हें जू ले जा सकते हो, खुद देखेंगे, महसूस करेंगे कि भाई जानवरों को कैसे पकड़ के रखा जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को वो देखेंगे और खुद महसूस चीज़ों को करेंगे ना। तो मतलब कि स्कूल से बाहर निकालिए, ठीक है, ये नहीं है कि चार दीवारी के अंदर ही आप उनको फोटोज या फिर वीडियोस के थ्रू चीजें दिखा देते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि बच्चे के लिए आपको पढ़ाना है, बच्चे को आपको पढ़ाना है, तो आपको भाई फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा ना। हर तरह से आप जैसे बच्चों को समझ में आए आपको चीजें करनी होंगी। फिर आपका करिकुलम हो वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो जो चाहें, है ना। अपने बिहेवियर को फ्लेक्सिबल रखिए। और रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करते हैं तो भाई रचनावादी तो हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट जैसे कि जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर और कोलबर्ग, ये सारे ही रचनावादी है ना, और जो कि बच्चे पे फोकस करते हैं और ओवरऑल उनकी थ्योरीज तो डिस्कस करी ही है ना, आप समझते हैं, तो उन सब चीज़ों पे करना है। यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट का भी यही मानना है भाई कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, बच्चों को इंगेज करना है, ना कि बच्चे में आदत बनानी है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। भाई मास्टरी ओरिएंटेड होनी चाहिए, बच्चों को अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना तो उनको मास्टरी ओरिएंटेड के लिए आप एक तरीके से प्रमोट कर सकते हो, लाइक मोटिवेट कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जैसे कि मैंने बताया था समेटिव का जस्ट अपोजिट हो जाता है। भाई समेटिव का पर्पस ये बताया था मैंने कि जहाँ पे बच्चे का रिजल्ट डिसाइड करना होता है, बट फॉर्मेटिव का मतलब हो जाता है रचनावादी मूल्यांकन, यानी कि आप बच्चे पर काम करना चाह रहे हो। लाइक मान लीजिए आज आपने बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछे और आपको ये एनालाइज हुआ ना कि बच्चे ने गलती कहाँ पे करी, ठीक है, आपने उस गलती का पता लगाया नहीं, या फिर बच्चे ने आंसर किया और मान लीजिए नहीं किया आंसर, तो आपको ये चीज़ जानना है कि और बेहतर तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो ना बच्चे में, और उसको बेहतर तरीके से कैसे उसके सामने चीज़ें रख सकते हैं। तो यानी कि फॉर्मेटिव जो होता है ना, ये इम्प्रूवमेंट पे बेस्ड होता है, बच्चे में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो इस बारे में बताया कि जहाँ पे एक क्लासरूम होगा और वहाँ पे कई तरह के बच्चे आपको मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के बच्चे हों, एक ही मेंटल एबिलिटी के बच्चे हों,
हो सकता है किसी को फिजिकल कोई दिक्कत हो, मेंटल दिक्कत हो सकती है ना, कोई एक तरीके से ऐसे इन्वायरमेंट से आ रहा है जो कि इतने ज़्यादा रिच फैमिली से ना बिलोंग कर रहे हो ना, तो हर तरह के बच्चे आपको क्लासरूम में देखने को मिलेंगे एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, यानी कि हर एक काम आपको बच्चे को केंद्र में रख करके करना है, ना कि टीचर अपने अकॉर्डिंग चीजें करने वाला है, ठीक है। एंजॉयफुल लर्निंग, भाई बच्चे के लिए एंजॉयफुल बनाने के लिए आप प्ले वे मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वही यहाँ पे भी हो जाता है। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल, रोड मेमोराइजेशन पे बेस्ड नहीं होने चाहिए। बट बच्चों को सिंपैथी की नहीं एम्पैथी की जरूरत है ना, आप उसके सिचुएशन में खुद को रख के समझिए कि अगर आप होते यहाँ पे तो आप क्या लाइक एक्सपेक्ट करते अपने टीचर से, अपने कलीग से, अपने पीयर ग्रुप के साथ, ठीक है। तो सिंपैथी नहीं, बच्चों को एम्पैथी दीजिए। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, भाई क्लास में लड़की या लड़का ना कह करके आप स्टूडेंट कह सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बच्चों को अगर आप जेंडर के प्रति सेंसिटिव बनाना चाहते हो ना, तो क्लासरूम में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। जैसे कि आप फायर मैन ने कह करके फायर पर्सन कह सकते हैं, पुलिस मैन ने कह करके पुलिस पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चीजें हो सकती हैं। डिस्कवरी डिस्कशन, तो भाई बच्चों को खुद से खोज करके सीखने का मौका देना चाहिए, है ना। डिस्कशन के थ्रू भी जब चर्चा करते हैं तो बच्चे में बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो डेवलप होती हैं। एक तो कम्युनिकेशन, ठीक है, दूसरा सोशलाइजेशन हो रहा होता है हर एक तरह से। जो टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं ऑब्वियस सी बात है उसमें नॉलेज भी उनका इंक्रीज हो रहा होता है। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा पॉजिटिव से लेकर के निगेटिव हर एक पक्ष पे विचार करेगा, ठीक है, उसके बाद ही वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे भाई क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छी मानी जाती है। ओपन एंडेड, जैसे कि मैंने बताया था कि ओपन एंडेड जिसका आंसर लिमिटेड ना हो, है ना। जैसे कि पूछ लिया गया कि बताइए 64 के यहाँ पे फैक्टर्स कितने होंगे ना, तो कई सारे फैक्टर होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक वर्ड में आंसर बता देगा। अब पूछ लिया गया कि 15 का एक मल्टीपल बताइए, तो बता देगा बच्चा 15 1 जा 30, 2 जा 30 हो जाएगा, ठीक है, एक बताना है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो पता ही है, इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइवर्जेंट ना, इसके बारे में इधर भी बताया था निगेटिव वाले को। तो भाई डाइवर्जेंट क्या होता है, जहां पे बच्चा एक रास्ते में ना सोच करके उसके पास मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, ठीक है। यानी कि एक सॉल्यूशन वाला यहाँ पे कन्वर्जेंट बच्चा था, और डाइवर्जेंट बच्चा जो होता है उसके पास किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा टैग वर्ड से रिलेटेड। आई होप चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल हैं तो भाई चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे आपको और भी ऐसी क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।